नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास तक हम लोग जो बेसिक बताया गया था चैप्टर का उससे संबंधित प्रश्न किए थे, 9 प्रश्न तक कवर किए थे। आज के क्लास में उससे थोड़ा सा और प्रश्न कवर कर रहा हूं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन को देखना ध्यान से और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आज के प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्रश्न क्रमांक 10 के साथ, जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुका है। देखते हैं क्या क्या प्रश्न है अपने पास, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, इस प्रश्न को ख़त्म करने के बाद मैं विभाज्यता का नियम पढ़ाने वाला हूँ आपको। विभाज्यता का नियम डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन वो आपको हर जगह काम आएगा। तो उस नियम को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित मैं प्रश्न कराऊंगा भी, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहें। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब अगर कर रहे हैं आप, देखो ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको सब्सक्राइब करना है तो बाद में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को एक क्लिक कर लेना ज़रूरी है, ताकि कोई भी वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन मिले। देखते हैं प्रश्न अपने पास क्या क्या हैं एग्ज़ाम के। चलिए देखें 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ये प्रश्न आपके नगर सैनिक 2025 के पेपर में आया। क्या बोल रहा है प्रश्न देखें। आपको ना JKLM के रूप में 4 कथन दिए हैं इसमें, और इन कथनों में अपने को सत्य कथन चुनना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन में जैसे कि लिखा है केवल J और K कथन सत्य है। बी में लिखा J K के साथ साथ M भी सही है ऐसे। सी ऑप्शन ना, यहाँ पे 2 बार भी लिखा गया, ये सी ऑप्शन JKL तीनों सत्य हैं, या फिर डी ऑप्शन K या K और M सत्य है करके। तो आपको 1 बाई 1 चीज़ों को देखते जाना है और सही है क्या। अच्छा, आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि कौन सा कथन सही है, उसके अनुसार आप ऑप्शन को देखने के लिए दौड़े। चलिए देखें, पहला वाला मैं जे कथन को पढ़ रहा हूँ। पूरा आपको बेसिक इसका समझ में रहना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे शब्द लिखा पूर्णांक, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पूर्णांक कहते किसको है। लिखा क्या है, 2 पूर्णांकों का योग या अंतर एवं गुना आपको वापस एक पूर्णांक मिलता है। अब प्रैक्टिकल करें बातों वही कथन को कि 2 पूर्णांकों का योग। अब आपको बोलना चाहिए कि पूर्णांक है क्या। तो मैंने आपको बताया था पूर्णांक क्या है। संख्या 2 प्रकार के हैं आपके पास, काल्पनिक और वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के अंतर्गत में परिमेय है, अपरिमेय है, और परिमेय के अंतर्गत में आता है आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या आप किसको कह रहे हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या हैं आपके पास पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांकों का योग अब मैं करूंगा, जैसे कि ये पहले पूर्णांक का योग किया तो भी मेरे को एक ठोक जो संख्या मिला वो भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। अगर मैं इनका अंतर करता हूँ, जैसे कि 2 - 3, तो ये क्या मिला -1, या फिर 3 - 2 करूँ तो ये मिल जाएगा +1। अब आपको पूर्णांक का अर्थ ये बताया गया था कि माइनस अनंत से प्लस के अनंत में जो भी संख्याएँ रहेंगे, जिनको संख्या रेखा में आप निरूपित करते हो, वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। तो देख रहे हैं जैसे कि योग करने से जो संख्या मिला वो भी पूर्णांक है, अंतर करने से जो भी संख्या मिला वो भी क्या है, पूर्णांक, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे। अब एक बार देख सकते हैं आप गुना। तो गुना अगर मैं करूँगा 2 का 3 से तो 6 मिलेगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैं जैसे कि उदाहरण के लिए 2, 3 वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो गुना भी करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। मतलब कि कन्फर्म बात यह है कि कथन जे क्या है, सही है, ठीक है। पहला वाला जो कथन है वो सही है। अब आप ऐसा ऑप्शन देखें, ये 100% बात सही हुआ है ना, ये 100% आपको पता होना चाहिए कि ये सही बोल रहे हो आप। अब मैंने बोला कि कथन जे क्या है, 100% सही है, तो मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसमें जे रहे, या एक काम करूंगा जिसमें जे नहीं है उसको हटा दो, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में आपके पास कथन जे के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। अब सुने, डी सही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आगे जे के बाद, अच्छा सॉरी,
मतलब डी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको सत्य कथन चुनने बोल रहा है और जे सत्य कथन है, जे के बारे में डी में नहीं लिखा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग में लागू नहीं होता है। अब फिर इस लाइन का मतलब आपको समझना जरूरी है। क्या लिखा है? ये प्राकृत संख्याओं के लिए। अब पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है। आप संख्या रेखा में 0 से बड़े संख्या और धनात्मक में ना तो 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। इन सब संख्याओं को आप क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। मतलब इन सब संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम। अब आपको क्रम विनिमय का मतलब समझ में आना चाहिए। क्रम विनिमय बोलने का मतलब कि क्रम को आप क्या कर दें, अगर आगे पीछे कर दें तो क्रम विनिमय का नियम योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है। किसमें बोला? योग व गुणन संक्रिया, जबकि घटाने और भाग में लागू नहीं होता। तो देखते हैं इस बात को। जैसे कि मैं कोई 2 प्राकृत संख्या ले लेता हूँ, कोई भी प्राकृत संख्या ना अपने हिसाब से। जैसे मैं ले लिया कौन सा? 8 ले लिया और 11 ले लिया। चलो ये 2 प्राकृत संख्या हो गया। अब इस प्राकृत संख्या में क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है कि नहीं देखना है। योग करूँगा, 8 को 11 से जोड़ूंगा, कितना मिलेगा मेरे को? 19। या उल्टा बोलें 11 को 8 से जोड़ूंगा तो भी कितना मिलेगा मेरे को? 19। मतलब कि आगे पीछे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि योग का नियम आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं इसी प्रश्न को ही लेकर गुना कर रहा हूँ, ठीक है, तो 8 का चाहे मैं 11 से गुना करूँ या 11 का मैं 8 से गुना करूँ, ये दोनों क्या आंसर देने वाला है आपको? 88। मतलब कि योग का नियम, योग और गुना आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन ध्यान देंगे बात, मैं कोई और अच्छा कटने वाला संख्या ले लेता हूँ। जैसे कि ले लिया एक 24 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब भाग लगा के देखता हूँ मैं। 24 को भाग लगाऊंगा 3 से तो आंसर आता है 8, जबकि 3 को भाग लगाऊंगा 24 से तो आंसर आएगा 1/8। अब ये तो दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग संख्या हो गया। मतलब कि आपका भाग देना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और सेम ऐसी होगा किसके लिए? 24 में अगर मैं घटा दिया 21 को और एक काम 21 से घटा दूँ मैं 24 को, तो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। इसमें 3 आएगा जबकि इसमें -3 आएगा। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। 3 और 3 रहता तो सेम होता बोलते हैं। अर्थात ये समझ में आया कि घटाना और भाग देना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो वही तो बोल रहा है ये कि घटाने एवं भाग में लागू नहीं होता, जबकि योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है। मतलब कि आपके पास ये भी कथन क्या है? सही है। ठीक है। अब इस एल के बारे में बात करते हैं। देखें एल वाला कथन क्या बोला? प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है। मतलब हर एक पूर्ण संख्या के पास उसके पहले का नंबर भी होता है और उसके बाद का भी नंबर होता है। तो इसको आपको अच्छे से समझने के लिए आपको पहले तो पूर्ण संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। अब पूर्ण संख्या कहते किसको हैं? पूर्ण संख्या बोला जाता है संख्या जो कहाँ से, मतलब संख्याओं का आपके पास क्या रहना चाहिए? गुच्छा रहना चाहिए। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये कहाँ तक? अनंत तक। तो आप अगर 0 से काउंटिंग करते जाते हो तो वो सब क्या कहलाते हैं आपके पास? पूर्ण संख्या। अब इसके स्टेटमेंट के अनुसार देखें, हर एक संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब आपको पूर्ववर्ती का मतलब समझना है। पूर्ववर्ती मतलब कि पहले होता है और परवर्ती मतलब कि बाद होता है। जैसे कि मैं ले लिया 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2 के पूर्ववर्ती कोई संख्या है क्या? तो है। कौन सा? 1। 2 के बाद कोई पूर्ववर्ती है क्या? तो हाँ है, 3। 1 के बारे में बात करूंगा तो 1 का पूर्ववर्ती है 0 और 1 का परवर्ती है 2। लेकिन अगर मैं 0 का बात करूंगा, 0 पूर्ण संख्या के बारे में, तो 0 के बाद सिर्फ परवर्ती संख्या 1 मिलता है। 0 का पूर्ववर्ती कोई नहीं है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इससे पहले तो -1 होता है, लेकिन -1 कोई पूर्ण संख्या नहीं है। और प्रश्न में बोला गया प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो भाई ये भी तो आपका एक पूर्ण संख्या है जिसका पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। हर पूर्ण संख्या के पास पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। परवर्ती संख्या तो आपको मिल जाएगा, पूर्ववर्ती नहीं मिलेगा। किसके लिए? 0 के लिए। तो ये कथन आपके पास क्या है? गलत है। अब आप 3 चीज़ों को कंफर्म कर चुके हो तो चौथा भी एक बार पढ़ना जरूरी है।
ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या समझ में आ रहा है, जे सही है, के सही है, तो जे या के होगा, या फिर जे के साथ एम भी सही होगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। तो अब देखें एम वाला ना, अच्छा एल गलत बोल दिए तो ऑप्शन सी आपका ख़त्म हो चुका यहाँ से, और पहले भी ऑप्शन डी खत्म हो चुका था। इसके बारे में बात करते हैं एम वाले कथन के। दो धनात्मक पूर्णांकों या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये बड़ा सिंपल सी बात है। दो धनात्मक पूर्णांक +3 का गुणा कर लें +5 से, कितना देगा ये, प्लस का 15। अगर आप -3 का गुणा कर लें -5 से, तो भी ये क्या देगा आपको, प्लस का 15, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा आपको प्लस देता है और माइनस का गुणा भी आपको क्या देता है, प्लस। तो चाहे धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करो, वो आपको क्या देने वाला है, धनात्मक पूर्णांक ही देने वाला है। अर्थात मतलब कथन एम भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या क्या चीज़ें सही मिल रहा है अपने को, जे वाला मिल रहा है, के वाला मिल रहा है और एम वाला। तो जे के एम ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस 11वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि टीईटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखें प्रश्न को पढ़ते हैं। संख्या पद्धति को सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है। आपको एन का मतलब समझाया गया है कि एन क्या है, प्राकृत संख्या, डब्लू होल नंबर है, पूर्ण संख्या, क्यू है आपका परिमेय संख्या, जेड है आपका पूर्णांक संख्या। तो फिर वही बात, आपको प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय क्या है, पूर्णांक क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी रहना जरूरी है। अब पहले क्लास में मैं इसका फ्लो चार्ट आपको दिया था। क्या क्या दिया था, एक बार लिख भी देता हूँ उसको। सबसे पहले बोला गया कि संख्या 2 प्रकार के हैं, ठीक है। संख्या 2 प्रकार के हैं, एक है आपका वास्तविक संख्या और एक है आपके पास काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक का कोई जिक्र नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे। वास्तविक के अंतर्गत में आपको मिलता है परिमेय संख्या और मिलता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद परिमेय के अंतर्गत में आता है पूर्णांक संख्याएं और पूर्णांक के अंतर्गत में आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के अंतर्गत में आता है आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब जैसे कि यहाँ पे कोडिंग किया गया है, इसके लिए क्या कोडिंग किया गया है, एन प्रदर्शित करता है किसको, प्राकृत संख्या को। तो कहाँ पे बोला प्राकृत संख्या, यहाँ पे क्या आएगा एन, ठीक है। डब्लू पूर्ण संख्या, तो ये हो गया डब्लू। पूर्णांक मतलब कि जेड हो गया, ठीक है। और आपके पास परिमेय को ये प्रदर्शित किया किससे, क्यू से। अब आपको इसका क्रम बताना है, ये क्रम कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में। अब आपने पढ़ा, क्रम क्या पढ़ा, क्यू जेड डब्लू एन। आपने क्या समझा, कहीं पे भी क्यू जेड डब्लू एन नहीं है, अर्थात ये प्रश्न क्या होगा, विलोपित होगा। तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर से नीचे ही क्रम दिए रहे, ऑप्शन में हो सकता है नीचे से ऊपर भी रहे क्रम। देखें सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि सभी के सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब भी समझे ना, ये अगले प्रश्न में काम आएगा। सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं और सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, सभी के सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसका उल्टा हमेशा सही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक परिमेय पूर्णांक होगा, ऐसा जरूरी नहीं। हर एक पूर्णांक पूर्ण होगा, ऐसा जरूरी नहीं। और हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत होगा, ऐसा जरूरी नहीं। ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे अगला प्रश्न बनने वाला है, तो ध्यान से सुने। फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू जेड क्यू, या फिर ऑप्शन में रहे क्यू जेड डब्ल्यू एन, ठीक है। तो देखें क्या है, एन डब्ल्यू जेड क्यू आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एन डब्ल्यू जेड क्यू, मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि कथन और कारण पे आधारित है प्रश्न। तो देखें आपको जो 12वां प्रश्न दिख रहा है वो कथन और कारण पे आधारित है। ये भी आपका प्रश्न नगर सैनिक 2025 में आया हुआ है। सिलेबस के अनुसार प्रश्नों को डील कर रहा हूँ मैं, अच्छे से वीडियो को शांतिपूर्वक देखते रहें। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि अगर क्या चीज़ नहीं समझ में आया हो उसको। देखें परिमेय संख्या क्या होता है, बोल रहा है कथन में, बोल रहा है परिमेय संख्या का परिभाषा वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां अंश एवं हर दोनों ही पूर्णांक हों और हर कभी भी शून्य नहीं हो,
ये कथन है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा ये आपका कथन के अंतर्गत में आपको एस और कथन और कारण के रूप में चीज़ें दिया गया है। तो भाई स्टार्टिंग में जो परिमेय संख्या के बारे में वो सिर्फ परिभाषा दिया, उससे मतलब नहीं। आपको नीचे में जो लिखा है 0/-3 एक परिमेय संख्या है करके, और इसका कारण बताया गया है 0 और -3 पूर्णांक है। इन कथन और कारण पे डिस्कस करना है। आपको पता है कि ऑप्शन क्या होने वाले हैं इसके लिए, कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। फिर एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, दूसरा ऑप्शन, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन रहेगा, कथन सही है और कारण गलत है, कारण सही है और कथन गलत है, ये चौथा ऑप्शन रहेगा। तो मैं आपको पिछले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले कैसे करना है उस चीज़ के बारे में बताया कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है, इंडिविजुअल चेक करना है कि कथन सही है कि नहीं है और कारण सही है कि नहीं है। अगर कथन सही है तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है और कारण गलत है तो ठीक है, या कारण सही है कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ए और बी के बारे में सोचने का ज़रूरत पड़ा ही नहीं। दिक्कत तब पैदा होता है जब कथन भी सही निकल जाए और कारण भी सही निकल जाए। तो कथन सही है कि नहीं है उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। देखो कथन क्या बोल रहा है ये, कि 0/-3 एक परिमेय संख्या है, ये बोल रहा है कथन। तो भाई परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, ऐसा संख्या जिसको किसके रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में। अब 0/-3 इसको हल करेंगे तो 0 आएगा ही, और परिभाषा में ये भी बताया गया P/Q के परिभाषा में, ठीक है, जहाँ पे Q का मान 0 नहीं होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं और यहाँ पे आपको परिभाषा दे भी दिया है वैसे, कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिया तो नहीं है 0 Q का मान, इसका मतलब 0/-3 एक परिमेय संख्या है। चाहे P का मान 0 रहे चाहे मत रहे, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को मतलब है Q का मान 0 ना हो, उससे परिमेय संख्या के परिभाषा के अंतर्गत में इन बातों को रखने के लिए। अर्थात 0/-3 क्या है, परिमेय संख्या है, कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कारण की मैं बात कर रहा हूँ। कारण क्या लिखा हुआ है आपके पास, 0 और -3 क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक के बारे में बताया कि पूर्णांक क्या होता है आपका, -∞ से लेकर +∞ तक के संख्याओं को क्या कहते हो आप, पूर्णांक कहते हो। मतलब कि ये हो गया संख्या रेखा, बीच में आएगा 0, ये हो गया -1, -2, -3, ऐसे करके ये माइनस अनंत तक जाएगा। वैसे ये +1, +2, +3 वगैरह है। ठीक है, ये क्या है आपका पूर्णांक है ना, पूर्णांक के अंतर्गत है बातें ये। अब बोल रहे हैं 0 और -3 पूर्णांक है कि नहीं है, यही तो है पूर्णांक की परिभाषा। चाहे चीज़ें प्लस में रहें चाहे माइनस में रहें, वो सब संख्याएं क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब ये भी कथन सही है, मतलब कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। अब समस्या ये है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसके लिए भी मैं एक बात बताया आपको कि आप जब दोनों के दोनों सही हो जाए, कथन और कारण दोनों सही हो जाए, ठीक है, तो आपको ना कथन और कारण को ना मिलाकर आपको पढ़ना है, और बीच में क्या लगाना है, बीच में लगाना है क्योंकि लगाने के बाद पूरा का पूरा एक लाइन बना ले। जैसे कि 0/-3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 और -3 पूर्णांक हैं। 0 और -3 पूर्णांक, तो ये किसके अंतर्गत आया, 0 और -3 पूर्णांक के अंतर्गत में आए हैं, ये तो पता है अपने को। और मैं अब भी बोला आपको कि जो भी पूर्णांक संख्याएं होंगे वो परिमेय संख्या होंगे ही होंगे। तो 0 और -3 पूर्णांक हैं, इसीलिए वह क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब भी मैं बोला था इस बात को कि हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण होता है, और पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक, और पूर्णांक परिमेय होता है। अगर इस प्रश्न को उल्टा लिख के दे देता कि परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं करके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक हो। ठीक है, तो आपके पास इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही स्पष्टीकरण किया, मैं अभी बताया कि हर एक पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए 0 और -3 ही कारण है आपका परिमेय संख्या होने का। किसका परिमेय संख्या होने का, 0
बटे -3 बराबर जो 0 आएगा उस 0 का परिमेय संख्या होने का कारण क्या है, 0 और -3। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुआ होगा। टफ जाता है चीज़ें, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, तो आसानी से चीज़ों को डील करते जाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलूंगा मैं। अभी नहीं बता रहा हूँ आपके पास भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिख के नहीं दिया है, लेकिन वो भाज्यता का नियम आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में काम आएगा। आपका आने वाले हर एक चैप्टर में जहाँ पे संख्याओं को कटाया जाता है, वहाँ हर एक चैप्टर में वो काम आने वाला है। तो अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग विभाज्यता के नियम और उसके प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।